दोस्तों, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी हमें भी होती है, आपको होती है, हर इंसान को होती है। आप ये देखिए, जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो एक जगह पे दो तरीके के लोग हो सकते हैं, दो तरीके का समूह हो सकता है। माइनॉरिटी हो सकती है और मेजॉरिटी हो सकती है। आप अपने घरों में ही देख लें कि जब आप एक तरीके की विचारधारा फॉलो करते हैं और आपके घर के लोग दूसरे तरीके की विचारधारा की तरफ इंक्लाइंड हैं, तो आपको ये लगेगा एक तरीके की इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, माइनॉरिटी थिंकिंग आप फॉलो कर रहे हैं। हालांकि आप अपने आप को कन्विंस भी करते रहेंगे कि हाँ, आप सही सोच रहे हैं, बट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल हु आर थिंकिंग इन अ सर्टेन वे, तो आपकी थिंकिंग उन लोगों से अलग है। तो आपको माइनॉरिटी में रहते हुए एक तरीके की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी होती ही है। फैमिली में तो फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, वाद विवाद होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटल पर्सपेक्टिव, वहाँ पर इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको रिलीफ लेने में दिक्कत होती है, द पब्लिक एट लार्ज को रिलीफ लेने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है उसामा मुबारक, आपका लॉकर वीकेंड्स में से स्वागत है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि मेजॉरिटी जिस जगह पर होती है और माइनॉरिटी जहाँ होती है, वहाँ पे क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्या अच्छाइयाँ होती हैं और क्या बुराइयाँ होती हैं। तो आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। इसमें देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स, उनको जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वो भारत के संविधान के थ्रू उनको मिले हुए हैं, धारा 29 और 30 में। दोस्तों, ये देखिए कि रिलीजियस ग्रुप्स, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, या पारसी हों या ज्यूज़ हों, तो ये देखने को आपको मिलेगा कि कोई भी रिलीजन इंडिया में मेजॉरिटी में नहीं है। जब मैं ये वाली बात बोलता हूँ तो बहुत लोगों को कन्फ्लिक्ट होगा माइंड में कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमेशा ये बात होती हुई आई है कि इंडिया में अराउंड 80% हिंदूज़ मेजॉरिटी में हैं, 20% मुस्लिम्स हैं और थोड़े थोड़े उनमें कुछ परसेंट और भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं। पर आप ये देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ मिज़ोरम और नागालैंड का, जहाँ पर हिंदूज़ माइनॉरिटी में है, इट वुड इंटरेस्ट यू टू नो द हिंदूज़ इन मिज़ोरम एंड नागालैंड आर इन माइनॉरिटी, और वहाँ पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है। 95% ऑफ द पीपल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑलमोस्ट आर क्रिश्चियन। तो जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं और उसको मेजर करते हैं, जब मापते हैं, तो स्टेट वाइज उसका अध्ययन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में ये फ़र्क है। जब आप मेजॉरिटी की बात करेंगे तो आपको ये फील आएगी कि ये लोग तो हैं जो समूह में हैं, जिनके लिए लॉज बने हुए हैं, उनको इतना एक अच्छे लेवल पे, एक सर्टेन लेवल पे उन पे ध्यान दिया जा रहा है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनके प्रिविलेजेस और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जद्दोजहद करती रहती है, लॉज भी काफ़ी बनते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज़, द माइनॉरिटीज़ इज़ ऑलवेज इन वल्नरेबल सिचुएशन इन इंडिया। तभी उनको आप ये देखिए, आप किसी भी पब्लिक पोस्ट का फॉर्म भरते हैं, कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो एक कॉलम हमेशा मिलता है कि आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी से तो नहीं हैं। और जब रिलीजियस माइनॉरिटी को आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सर्टेन जैन्स और मुस्लिम्स, इस तरह की माइनॉरिटी ग्रुप्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों प्रोविज़न दिया हुआ है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ऐसे माइनॉरिटीज़ को स्टेटस दिया जाता है? वो इसलिए ही दिया जाता है क्योंकि जैसा मैंने कहा, वल्नरेबल सिचुएशन में माइनॉरिटीज़ होती हैं, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए धारा 29 में, अनुच्छेद 29 में प्रोविज़न दिया हुआ है कि दोज वल्नरेबल ग्रुप्स विच आर इन माइनॉरिटी, दे हैव द राइट टू कंजर्व देयर स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। वो लोग जिनके राइट्स अपहोल्ड नहीं हो पाए हैं, जो माइनॉरिटीज़ पे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है या उनके लिए, उनके फेवर के लिए लॉज नहीं बनते हैं, तो उनको गवर्नमेंट हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाती रहती है। काफ़ी बार ये भी होता है कि उन ग्रुप को इग्नोर कर दिया जाता है, उनको लाइट में नहीं लाया जाता, तो काफ़ी आंदोलन भी होते हैं। आपने देखा होगा, जाट आंदोलन काफ़ी सालों तक चला। अब जैसे हम किसानों की बात करें, ये अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हालांकि ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज़। तो दोस्तों, आर्टिकल 29 में ये दिया हुआ है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये फ्रीडम होगा कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को
और अपने मिलने जुलने के तरीके को जिस तरह से वो अपने रिलीजन में प्रैक्टिस करते हैं उसका प्रोटेक्शन उनको आर्टिकल 29 के थ्रू मिले। और जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो वो ये श्योर करेगी कि जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं वो अपहोल्ड हों। अब जैसे माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन देने की बात होती है तो ऐसा नहीं हो सकता माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ में जैसे जैन्स हैं या मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम को ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया, जैन्स को नहीं दिया, या वाइस वर्सा। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर while drafting or while amending laws or while legislating in favor of minorities, the law is in equal balance. Every community, every minority community is able to avail the law to its best. वो अच्छा यूज़ कर पाएँ लॉज का और उनके फेवर की बात हो पाए। तो आर्टिकल 29 में तो दोस्तों यही है। आर्टिकल 30 की जब बात करेंगे तो ये राइट होगा माइनॉरिटीज़ के पास कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी कम्युनिटी के लिए बना पाएँ। अब मिसाल के तौर पे देखिए कि जैसे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स में मदरसे होते हैं, वो अपने रिलीजियस ग्रुप को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए मदरसे बनाते हैं। मदरसे होते हैं जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वैसे ही रिलीजियस टीचिंग्स प्रोवाइड करने के लिए मदरसा हुआ करते हैं मोहम्मडन्स में, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हर मुस्लिम का राइट होगा कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करे और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करने के लिए वो अपना आर्टिकल 30 के अंदर जो राइट है वो इस्तेमाल कर सके। एंड सिमिलरली हर माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये राइट है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये आर्टिकल का अपने लिए यूज़ कर सकें, बिकॉज दिस इज़ द फंडामेंटल राइट। एंड ऑफ कोर्स एवरी सिटीजन एंड एवरी ग्रुप हु इज़ इन माइनॉरिटी has the right to establish educational institution for their welfare. तो स्टेट गवर्नमेंट भी ये ध्यान रखेगी कि जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी होती है तो काफ़ी रूल्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट जब परमिशन देगी ऐसा इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए किसी भी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो ये ध्यान रखेगी कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस और कास्ट। तो दोस्तों आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में यही था कि किसी भी तरह का कल्चर जो कम्युनिटी फॉलो कर रही है वो कल्चर उनको प्रोटेक्ट करने की आज़ादी होगी। अब सपोज़ करिए मैं एक ऐसे एरिया में रह रहा हूँ जहाँ पर मेरा घर है और अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी के लोग एक जगह रह रहे हैं, बट अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। तो अगर मैं वहाँ पर उर्दू यूज़ कर रहा हूँ या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जानने वालों में मैं उस तरह से एक लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ जो उर्दू मिक्स लैंग्वेज है, तो ये मेरे पास आज़ादी है। बीइंग अ माइनॉरिटी सिटीज़न आई हैव एवरी राइट टू प्रोपेगेट द वे आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। सिमिलरली और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी ये राइट होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में यही था, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात हुई है और कैसे वो अपना राइट यूज़ कर सकते हैं वाइल गिविंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डाल दें। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें फॉलो करें और ध्यान रखें ये जो आर्टिकल्स हमारी सीरीज़ चल रही है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की, ये जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है। इन सारी वीडियोज़ को रिपीट करके देखें, आपको और क्लियरिटी मिलेगी एंड इट वुड बी यूज़फुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्पेशली जुडिशरी। थैंक यू।